हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 16 दैनिक जीवन में रसायन पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोग औषध के वर्गीकरण के बारे में और औषध लक्ष्य अन्योन्य क्रिया के बारे में पढ़ चुके थे। और आज हम लोग बात करेंगे विभिन्न वर्गों के औषधों के चिकित्सीय प्रभाव के बारे में। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए, विभिन्न वर्गों की औषधों के चिकित्सीय प्रभाव। देखिए, इस खंड में हम विभिन्न वर्गों की औषधों के चिकित्सीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। और देखिए, ये औषध वर्ग निम्न है। तो देखिए ध्यान दीजिए। पहला देखिए प्रति अम्ल, दूसरा देखिए प्रतिहिस्टामिन, तीसरा देखिए तंत्रिकीय सक्रिय औषध, चौथा देखिए प्रति सूक्ष्म जैविक और पांचवा है प्रतिजनन क्षमता औषध। तो देखिए बच्चों, हम इन औषध वर्गों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रति अम्ल के बारे में। देखिए, मनुष्य द्वारा अत्यधिक मात्रा में चाय, कॉफ़ी, अचार तथा एलोपैथी दवाइयाँ इत्यादि के सेवन से आमाशय में अम्ल का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे अत्यधिक पीड़ा होती है तथा कभी कभी आमाशय में घाव यानी अल्सर भी हो जाते हैं। क्लियर है? यानी कहने का मतलब है आमाशय की अम्लता बढ़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं एसिडिटी। ठीक है, आगे देखिए, आमाशय की इस अम्लता को कम करने के लिए प्रति अम्ल प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देखिए, इस अम्लता को कम करने के लिए क्या प्रयुक्त किए जाते हैं? प्रति अम्ल। क्लियर है? आगे देखिए, अतः वे रासायनिक पदार्थ जो आमाशय की अम्लता को कम करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रति अम्ल कहते हैं। प्रारंभ में अम्लता का उपचार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 या एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी Al और OH का ट्राइस तथा Mg और OH का ट्वाइस, ठीक है, आया समझ में, द्वारा किया जाता था। तो देखिए बच्चों, प्रारंभ में क्या होता था? अम्लता का उपचार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के द्वारा या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा किया जाता था। लेकिन NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अधिक मात्रा के कारण आमाशय क्षारीय हो जाता है, जिसके कारण अम्ल का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, अतः धात्विक हाइड्रोक्साइड अच्छे प्रति अम्ल माने जाते हैं। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, जो धात्विक हाइड्रोक्साइड होते हैं वो अच्छे प्रति अम्ल होते हैं, क्योंकि अघुलनशील होने के कारण ये अविलेय होते हैं, जिससे pH का मान 7 यानी उदासीन से अधिक नहीं हो पाता है। क्लियर है? आगे देखिए, इनो फ्रूट सॉल्ट भी एक सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाला प्रति अम्ल है, जिसे जल के साथ प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, उपरोक्त सभी प्रति अम्लों से रोग का कारण ठीक नहीं होता, केवल रोग के लक्षण नियंत्रित होते हैं। अतः अत्यधिक मात्रा में अल्सर होना प्राणघातक भी हो सकता है। इस कारण पहले आमाशय के रोग युक्त भाग को भी निकाल दिया जाता था। तो देखिए बच्चों, पहले क्या होता था? आमाशय के रोग युक्त भाग को निकाल दिया जाता था। ठीक है, आजकल पुदीन हरा जैसे हर्बल प्रति अम्ल भी प्रयोग में लिए जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, आगे के शोध से ज्ञात हुआ कि सिमेटिडीन तथा रेनिटिडीन, देखिए ध्यान दीजिएगा, सिमेटिडीन तथा रेनिटिडीन जिसे जेंटेक भी कहते हैं, प्रभावी प्रति अम्ल है। तो देखिए बच्चों, ये हमारे प्रति अम्ल है और इनके नाम आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, हिस्टामिन आमाशय की दीवारों में स्थित ग्राही के साथ क्रिया करता है, जिससे आमाशय में पेप्सिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन बढ़ जाता है। लेकिन आजकल रेनिटिडीन को प्रति अम्ल के रूप में सर्वाधिक मात्रा में उपयोग में लिया जाता है और वर्तमान में ओमेप्राजोल तथा लैंसोप्राजोल को भी प्रति अम्ल के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। क्लियर है? आगे देखिए, देखिए बच्चों स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर है सिमेटिडीन की और ये है रेनिटिडीन की, और ये दोनों ही क्या है? प्रति अम्ल। क्लियर है? तो ये हो गई इनकी संरचनाएं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब दूसरा देखिए प्रतिहिस्टामिन। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने प्रति अम्लों के बारे में पढ़ लिया है और अब हम बात करेंगे प्रतिहिस्टामिन के बारे में। देखिए,
प्रतिहिस्टामिन वह रासायनिक पदार्थ है जो त्वचा पर उत्पन्न खुजली तथा जलन इत्यादि के प्रभाव को कम करते हैं। हिस्टामिन एक वाहिका विस्फारक यानी वैसोडाइलेटर पदार्थ है जो कि श्वास नलिकाओं तथा आहार नली की पेशियों को संकुचित करता है एवं रुधिर वाहिकाओं की दीवारों को नरम करता है। क्लियर है? आगे देखिए, जुकाम के कारण होने वाला नासिका संकुलन तथा पराग कणों के कारण उत्पन्न एलर्जी भी हिस्टामिन के कारण ही होती है। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ के आए हुए हैं भाई हिस्टामिन के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। आगे देखिए, प्रतिहिस्टामिन हिस्टामिन के प्राकृतिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। प्रतिहिस्टामिन ग्राही की उस बंधनी सतह पर जुड़ती है जिस पर हिस्टामिन अपना प्रभाव डालती है। देखिए, समझने की कोशिश करिए कि प्रतिहिस्टामिन ग्राही की उस बंधनी सतह पर जुड़ती है जिस पर हिस्टामिन अपना प्रभाव डालती है और जिससे क्या होता है, देखिए, अर्थात इस बंधनी के लिए हिस्टामिन तथा प्रतिहिस्टामिन में प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ब्रोमफेनिरामिन जिसे बोलते हैं डाइमेटेप तथा टरफेनाडिन जिसे बोलते हैं सेल्डेन नामक संश्लिष्ट औषध प्रतिहिस्टामिन का कार्य करती है। तो देखिए, तो ध्यान दीजिए, ब्रोमफेनिरामिन और टरफेनाडिन ये प्रतिहिस्टामिन की तरह कार्य करती है। प्रतिहिस्टामिन आमाशय के अम्ल स्त्रवण पर प्रभाव नहीं डालती क्योंकि प्रति एलर्जी तथा प्रति अम्ल औषध भिन्न भिन्न ग्राहियों पर कार्य करती है। देखिए, तो समझने की कोशिश करिए कि जो प्रतिहिस्टामिन होते हैं यह आमाशय के अम्ल स्त्रवण पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते हैं क्योंकि प्रति एलर्जी, देखिए जो समझिए, प्रति एलर्जी का मतलब है प्रतिहिस्टामिन। देखिए, प्रतिहिस्टामिन को हम प्रति एलर्जी भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रति एलर्जी तथा प्रति अम्ल जो औषध होते हैं वो भिन्न भिन्न ग्राहियों पर ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये संरचना है हमारी हिस्टामिन की। देखिए जो ध्यान से देखिए, ये संरचना है हमारी हिस्टामिन की और देखिए अगर आप इन दोनों संरचनाओं को देखेंगे तो देखिए ये है ब्रोमफेनिरामिन। क्या है ये? ब्रोमफेनिरामिन यानी प्रतिहिस्टामिन की संरचना है ब्रोमफेनिरामिन की, जिसे डाइमेटेप भी कहते हैं, और ये टरफेनाडिन की संरचना है जिसे सेल्डेन कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, अब तीसरा देखिए, तंत्रिकीय सक्रिय औषध। देखिए बच्चों, अब तीसरे प्रकार का जो औषध वर्ग है वो क्या है, तंत्रिकीय सक्रिय औषध है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रशांतक तथा पीड़ाहारी तंत्रिकीय सक्रिय औषध है। देखिए बच्चों, तंत्रिकीय सक्रिय जो औषध होते हैं उन्हें भी दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो होते हैं प्रशांतक और दूसरे होते हैं पीड़ाहारी। ठीक है, ये तंत्रिका से ग्राही तक संदेश के स्थानांतरण की क्रियाविधि को प्रभावित करती है। तो देखिए बच्चों, ये क्या करते हैं, तंत्रिका से ग्राही तक संदेश के स्थानांतरण की जो क्रियाविधि होती है उसे प्रभावित करते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशांतक के बारे में। देखिए, वे औषध जो बिना नींद के मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाते हैं उन्हें प्रशांतक कहते हैं। अतः प्रशांतकों का उपयोग तनाव तथा मानसिक बीमारियों में किया जाता है। देखिए जो ध्यान दीजिए, वे प्रशांतक ऐसे औषध होते हैं जो बिना नींद के ही मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाते हैं। क्लियर है? और इनका उपयोग कहाँ करते हैं, तनाव में और मानसिक बीमारियों में। आगे देखिए, प्रशांतक चिंता, तनाव, क्षोभ या उत्तेजना से मुक्ति दिलाते हैं तथा ये नींद की गोलियों का मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रशांतक विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा ये भिन्न भिन्न क्रियाविधियों द्वारा कार्य करते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे नोर एड्रेनलिन। देखिए बच्चों, जो नोर एड्रेनलिन है वो एक प्रशांतक है। और देखिए, नोर एड्रेनलिन एक तंत्रिकीय संचारक यानी न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है ये? न्यूरोट्रांसमीटर है जो मनोदशा में परिवर्तन करती है। जब किसी कारण से नोर एड्रेनलिन की मात्रा कम हो जाती है तो संकेत भेजने की क्रिया धीमी हो जाती है। देखिए, जो समझने की कोशिश करिए कि किसी भी कारण से अगर नोर एड्रेनलिन की मात्रा में कमी आ जाती है या इसकी मात्रा कम हो जाती है तो जो संकेत भेजने की क्रिया है वो धीमी हो जाती है
तथा व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है। व्यक्ति कैसा हो जाता है? अवसादग्रस्त। क्लियर है? आगे देखिए, इस स्थिति में प्रति अवसादक औषधि की आवश्यकता होती है। ये औषध नोरएड्रेनालिन का निम्नीकरण उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को संदमित करती है। तो देखिए बच्चों, ऐसी स्थिति में क्या होता है? प्रति अवसादक औषध की आवश्यकता होती है और ये औषध क्या करते हैं? नोरएड्रेनालिन का निम्नीकरण उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम्स को संदमित करते हैं। ठीक है, जब यह एंजाइम संदमित हो जाता है तो यह न्यूरोट्रांसमीटर धीरे धीरे उपापचित होकर अपने ग्राही को लंबे समय तक सक्रिय कर सकता है। इससे अवसाद का असर कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, इप्रोनाइजिड तथा फिनेल्जिन, जिसे नॉर्डिल बोलते हैं, दो महत्वपूर्ण प्रशांतक है। तो देखिए बच्चों, इन प्रशांतकों के नाम आपको पता होना जरूरी है, इप्रोनाइजिड और फिनेल्जिन। ठीक है, और फिनेल्जिन को नॉर्डिल भी कहते हैं। और देखिए, ये इन दोनों की क्या है? संरचना है। देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, ये तो है इप्रोनाइजिड और ये है फिनेल्जिन। ठीक है, जिसे नॉर्डिल भी कहते हैं। और ये इन दोनों की क्या हो गई? संरचना हो गई, या हम बोल सकते हैं इनके संरचना सूत्र हो गए। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, क्लोरडाइजेपोक्साइड तथा मैप्रोमेट। देखिए समझिए, क्लोरडाइजेपोक्साइड तथा मैप्रोमेट अपेक्षाकृत मंद प्रशांतक होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये दोनों क्या होते हैं? मंद प्रशांतक होते हैं। इक्वेनील को अवसाद तथा अति तनाव को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और जो इक्वेनील है, देखिए जो इक्वेनील है वो भी प्रशांतक होता है और इसका उपयोग अवसाद को तथा अति तनाव को दूर करने में किया जाता है। और देखिए बच्चों, संरचना देखिए, देखिए बच्चों, ये संरचना सूत्र है क्लोरडाइजेपोक्साइड का। ठीक है, जो क्या होता है? मंद प्रशांतक होता है, क्लोरडाइजेपोक्साइड। तो ये उसका संरचना सूत्र है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए, ये संरचना देखिए किसकी है? मैप्रोमेट की, और ये है इक्वेनील की। देखिए बच्चों, ये संरचना आपको पता होना चाहिए, संरचना के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में ये संरचना पूछ ली जाए। तो ये संरचना है मैप्रोमेट की और ये है इक्वेनील की। क्लियर है? चलिए आगे। अब देखिए, बारबिट्यूरिक अम्ल अथवा मेलोनिल यूरिया के व्युत्पन्न इस वर्ग की प्रमुख औषधियां हैं। तो देखिए बच्चों, बारबिट्यूरिक अम्ल अथवा मेलोनिल यूरिया के जो व्युत्पन्न होते हैं वो इस वर्ग की प्रमुख औषधियां होती है। और देखिए ये क्या है? बारबिट्यूरिक अम्ल व्युत्पन्न है। ठीक है, और इसमें देखिए ये दोनों एल्किल समूह आर और आर डैश में अगर परिवर्तन आता है तो अलग अलग प्रकार की औषधियां बनती है। तो देखिए ध्यान दीजिए, आर तथा आर डैश भिन्न भिन्न होने से, यानी आर तथा आर डैश जो ये एल्किल समूह है, इनके भिन्न भिन्न होने से अनेक औषधियां बनती है जिन्हें बारबिट्यूरेट अथवा बारबिटेल कहते हैं। इनके प्रयोग से नींद आती है, अर्थात ये निद्राकारी होते हैं। और देखिए उदाहरण देख लीजिए इसके, वेरोनल, वेलियम, सेरोटोनिन, एमिटेल, रेसरपिन, नैम्बुटल, ल्यूमिनल तथा सैकोनेल। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इनमें से वेलियम को निद्राकारी के रूप में सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग में लिया जाता है। और देखिए संरचना देखिए बच्चों, इनकी संरचना को समझने की कोशिश करिए। देखिए ये इनके संरचना सूत्र है। देखिए ये तो हो गया वेरोनल। ठीक है, वेरोनल का संरचना सूत्र हो गया। इसी तरीके से देखिए ये क्या है? वैलियम। ये वैलियम का संरचना सूत्र है और ये है सेरोटोनिन का। क्लियर है? आगे देखिए। अब देखिए दूसरा, देखिए पीड़ाहारी। तो देखिए बच्चों, प्रशांतक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे पीड़ाहारी के बारे में। तो देखिए, वे औषध जो तंत्रिका तंत्र में बाधा उत्पन्न किए बिना दर्द को कम अथवा समाप्त कर देती है, उन्हें पीड़ाहारी कहते हैं। तो पीड़ाहारी क्या होते हैं? ऐसे औषध होते हैं जो तंत्रिका तंत्र में बाधा उत्पन्न किए बिना ही दर्द को या तो कम कर देंगे या समाप्त कर देंगे। पीड़ाहारी से मनुष्य की चेतना, समन्वय तथा मानसिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता एवं इससे पक्षाघात भी नहीं होता। प्रशांतकों की तरह पीड़ाहारी भी
तंत्र की ये सक्रिय औषध है। ठीक है, आगे देखिए, पीड़ाहारी दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए बच्चों, पीड़ाहारी दो प्रकार के होते हैं। पहला है अस्वापक पीड़ाहारी और दूसरा है स्वापक पीड़ाहारी। तो देखिए, अस्वापक पीड़ाहारी को अनासक्त या नॉन एडिक्टिव भी कहते हैं, जबकि स्वापक पीड़ाहारी को नार्कोटिक या एनाल्जेसिक कहा जाता है। ठीक है, तो हम बारी बारी सब इनका अध्ययन कर लेते हैं। पहला देखिए, अस्वापक पीड़ाहारी। देखिए, ये पीड़ाहारी दर्द को कम करते हैं लेकिन इनकी आदत नहीं पड़ती, अर्थात व्यक्ति इनका आदी नहीं होता। आगे देखिए, अस्वापक पीड़ाहारी के मुख्य उदाहरण एस्पिरिन तथा पैरासिटामोल है। आजकल पीड़ाहारी के रूप में इबुप्रोफेन तथा डाइक्लोरोफेनिक सोडियम का प्रयोग भी किया जाता है। आगे देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन नामक रसायन ऊतकों में प्रदाह या शोथ तथा दर्द उत्पन्न करता है। इसके संश्लेषण को कम करने के लिए एस्पिरिन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, इसके अतिरिक्त एस्पिरिन ऑर्थोराइटिस के कारण होने वाली पीड़ा को भी कम करती है। एस्पिरिन के अन्य कार्य भी है, जैसे ज्वर यानी बुखार को कम करना। देखिए बच्चों, एस्पिरिन बुखार को भी कम करती है, यानी एंटीपायरेटिक की तरह कार्य करती है। बिंबाणु स्कंदन को रोकना, रक्त का थक्का बनने से रोकना। तो देखिए, एस्पिरिन के क्या क्या कार्य हो गए? ज्वर यानी बुखार को कम करना, यानी एंटीपायरेटिक के रूप में, बिंबाणु स्कंदन को रोकना तथा रक्त का थक्का बनने से रोकना। क्लियर है? आगे देखिए, इसी कारण एस्पिरिन का उपयोग दिल के दौरे को रोकने में भी किया जाता है। तो देखिए बच्चों, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी कारण एस्पिरिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? दिल के दौरे को रोकने में भी किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलें आगे, चलिए। अब देखिए दूसरा, देखिए स्वापक। तो देखिए बच्चों, दूसरा है स्वापक, जिसे नार्कोटिक या एनाल्जेसिक पीड़ाहारी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, अस्वापक पीड़ाहारी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब बात करेंगे स्वापक पीड़ाहारी के बारे में। तो देखिए, ये पीड़ाहारी दर्द को कम करते हैं लेकिन इनसे नींद तथा बेहोशी आती है। इनकी अधिक मात्रा के सेवन से भाव शून्यता, कोमा में आना यानी सममूर्छा तथा मरोड़ जैसे प्रभाव उत्पन्न होते हैं तथा अंत में मृत्यु भी हो सकती है। आगे देखिए, मार्फिन एक महत्वपूर्ण स्वापक पीड़ाहारी वर्ग है। देखिए ध्यान दीजिए, जो मार्फिन है वो एक महत्वपूर्ण स्वापक पीड़ाहारी वर्ग है। इन्हें ओपिएट्स यानी अहीफेनी भी कहते हैं, क्योंकि ये पोस्त, देखिए ध्यान दीजिए, पोस्त यानी ओपियम पोपी से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये पीड़ाहारी मुख्यतः हृदय के दर्द, ऑपरेशन यानी शल्य चिकित्सा के बाद होने वाले दर्द, प्रसव पीड़ा तथा कैंसर की अंतिम अवस्था में होने वाले दर्द से आराम देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, इन पीड़ाहारियों के प्रयोग से मनुष्य इनका आदी हो जाता है। देखिए बच्चों, होता क्या है कि इन पीड़ाहारियों के प्रयोग से मनुष्य इनका आदी हो जाता है। और देखिए, हेरोइन तथा कोडीन भी महत्वपूर्ण स्वापक पीड़ाहारी होते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेरोइन और कोडीन ये दोनों किसके उदाहरण हो गए? स्वापक पीड़ाहारी के। हेरोइन को मार्फिन के एसिटिलीकरण द्वारा बनाया जाता है तथा यह एक शक्तिशाली पीड़ाहारी है। तो देखिए बच्चों, समझिए कि जो हेरोइन है वो एक शक्तिशाली पीड़ाहारी है और इसे कैसे बनाया जाता है? मार्फिन के एसिटिलीकरण से। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, इन तीनों की संरचना देखिए, आप ध्यान दीजिए, मार्फिन, हेरोइन और कोडीन, इन तीनों की संरचना है। देखिए देखिए, ये तो मार्फिन है, ये हेरोइन है और ये क्या है? कोडीन है। और देखिए, जो हेरोइन है उसे मार्फिन के एसिटिलीकरण के द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए, ये इन तीनों के क्या हो गए? संरचना सूत्र, मार्फिन का, हेरोइन का और कोडीन का। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखिए। अब चौथा देखिए, प्रति सूक्ष्म जैविक। तो देखिए बच्चों, अब जो चौथा औषध वर्ग है वो है प्रति सूक्ष्म जैविक। तो देखिए, मनुष्य तथा अन्य जीवों में
सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, वायरस तथा कवक द्वारा विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए बच्चों, होता क्या है, मनुष्य में या अन्य जीवों में सूक्ष्म जीवों के द्वारा अनेक रोग उत्पन्न किए जाते हैं। आगे देखिए, प्रति सूक्ष्म जैविक वे औषध है जो चयनित करके जीवाणु, कवक, वायरस या परजीवियों का विनाश करती है या उनकी वृद्धि को रोकती है अथवा सूक्ष्म जीवियों के परजीवी प्रभाव को रोकती है। क्लियर है? आगे देखिए, प्रति जीवाणु, प्रति कवक, प्रति वायरस तथा प्रति परजीवी क्रमशः जीवाणु, कवक, वायरस तथा परजीवी का विनाश करते हैं। तो देखिए, जो प्रति जीवाणु होते हैं वो जीवाणुओं का विनाश करते हैं यानी इनको नष्ट करते हैं। जो प्रति कवक होते हैं वो कवक को विनाश करते हैं या हम बोल सकते हैं कवक को नष्ट करते हैं। प्रति वायरस, वायरस को, और प्रति परजीवी, परजीवी का विनाश करते हैं या इन्हें नष्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, प्रति सूक्ष्म जैविक निम्न प्रकार के होते हैं। अब देखिए बच्चों, जो प्रति सूक्ष्म जैविक होते हैं वो भी निम्न प्रकार के होते हैं यानी इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। पहला देखिए प्रति जैविक यानी एंटीबायोटिक, और दूसरा है प्रतिरोधी तथा संक्रमणहारी यानी रोगाणुनाशी। ठीक है, ये इनके दो क्या हो गए, प्रकार। आगे देखिए, पहला देखिए प्रति जैविक यानी एंटीबायोटिक। देखिए बच्चों, प्रतिजैविक वे औषध है जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु यानी वायरस तथा कवक यानी फफूंदी द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा वे अन्य सूक्ष्म जीवों के उपापचयी प्रक्रमों में अवरोध उत्पन्न करते हैं और उनकी वृद्धि को रोकते हैं या उनका विनाश करते हैं। देखिए मुझे समझ लीजिए कि प्रतिजैविक वे औषध है जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं। देखिए मुझे समझने की कोशिश करिए, जो प्रतिजैविक होते हैं वो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु या कवक के द्वारा उत्पन्न होते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों के ऊपर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं यानी अन्य सूक्ष्म जीवों के उपापचयी प्रक्रमों में अवरोध उत्पन्न करते हैं यानी उनकी वृद्धि को रोकते हैं या उनका विनाश करते हैं। क्लियर है? प्रतिजैविक पूर्ण अथवा आंशिक रासायनिक संश्लेषण द्वारा प्राप्त की जाती है। आगे देखिए, इन्हें कम सांद्रता में प्रयुक्त किया जाता है तथा ये कम विषैली होती है, अतः इन्हें संक्रमण के उपचार हेतु प्रयोग में लिया जाता है। आगे देखिए, 19वीं शताब्दी में ऐसे रसायनों की खोज हुई जो आक्रमणकारी जीवाणुओं पर तो प्रतिकूल प्रभाव डालती है लेकिन परपोषी यानी होस्ट पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, प्रतिजैविकों के उदाहरण निम्नलिखित है। अब देखिए प्रतिजैविकों के उदाहरण देखिए आर्सेनिक आधारित औषध। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, आर्सेनिक आधारित औषध आर्सफेनेमिन। देखिए आर्सफेनेमिन जिसे सैल्वर्सेन कहते हैं, सिफिलिस के उपचार के लिए प्रयुक्त होती है जिसकी खोज पॉल एरलिश ने की थी। क्लियर है? आगे देखिए, सैल्वर्सेन मनुष्य के लिए विषैली होती है लेकिन इसका प्रभाव मनुष्य की अपेक्षा सिफिलिस उत्पन्न करने वाले जीवाणु यानी स्पाइरोकीट पर अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्लांटोसील। देखिए ध्यान दीजिए, प्लांटोसील एक प्रतिजीवाणु है जो शरीर में सल्फेनिल एमाइड में बदल जाता है जो कि वास्तविक असरकारक सल्फा औषध है। देखिए ध्यान दीजिए, भाई जो प्लांटोसील है वो एक प्रतिजीवाणु है जो शरीर में किस में बदल जाता है, सल्फेनिल एमाइड में बदल जाता है। और सल्फेनिल एमाइड क्या होती है, एक वास्तविक असरकारक सल्फा औषध होती है। और देखिए बच्चों, अब संरचना देख लीजिए। देखिए ये संरचना है सैल्वर्सेन की। देखिए ये सैल्वर्सेन का क्या है, संरचना सूत्र है। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए प्लांटोसिल। देखिए ये प्लांटोसिल की संरचना है और यह है सल्फेनिल एमाइड की संरचना। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखिए, अब देखिए सल्फा औषधों में सल्फापिरिडीन सर्वाधिक प्रभावकारी प्रतिजैविक होती है। अब देखिए समझिए, जो सल्फा औषध होते हैं उनमें सल्फापिरिडीन सर्वाधिक प्रभावशाली क्या होती है, प्रतिजैविक होती है। और ये देखिए ये क्या है, सल्फापिरिडीन। सल्फापिरिडीन की संरचना है ये। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए, अब देखिए सल्फोनेमाइड की सफलता के बाद 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
पेनिसिलियम नोटेटम नामक फफूंदी से एक प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन की खोज की, जिसका सामान्य सूत्र निम्नलिखित है। देखिए जो ध्यान दीजिए भाई, सल्फोनेमाइडों की सफलता के बाद 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हुए थे, उन्होंने क्या किया, पेनिसिलियम नोटेटम नामक फफूंदी से एक प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन की क्या की, खोज की। और देखिए ये पेनिसिलिन का क्या है, संरचना सूत्र है। देखिए मुझे समझने की कोशिश करिए, ध्यान से देखिए। देखिए ये पेनिसिलिन का क्या हो गया, संरचना सूत्र, ठीक है। तो ये हो गई पेनिसिलिन। आगे चलिए, अब देखिए पेनिसिलिन देने से पहले इसकी प्रति एलर्जी का परीक्षण करना आवश्यक होता है। प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोकते हैं। भाई प्रतिजैविक क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों को या तो नष्ट करते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं। कुछ जीवाणुनाशी तथा जीवाणु निरोधी प्रतिजैविक के उदाहरण निम्नलिखित है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, इस टेबल को ध्यान से देखिए, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, इस टेबल को ध्यान से देखिए। इस टेबल में जीवाणुनाशी और जीवाणु निरोधी दिए गए हैं। देखिए ये तो है जीवाणुनाशी और ये क्या है, जीवाणु निरोधी। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। देखिए जीवाणुनाशी देखिए पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड और ऑफ्लोक्सोसिन, ठीक है। इसी तरीके से जीवाणु निरोधी देखिए एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरेम्फेनिकोल। क्लियर है। आगे देखिए, जीवाणु अथवा अन्य सूक्ष्म जीवियों की वह परास जिस पर प्रतिजैविक क्रिया करते हैं उसे प्रतिजैविक का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्लियर है। आगे देखिए, इस आधार पर प्रतिजैविक यानी प्रतिजीवाणु 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रतिजैविकों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। देखिए वे प्रतिजीवाणु जो मुख्यतः ग्रेम ग्राही यानी ग्रेम पॉजिटिव या ग्रेम अग्राही यानी ग्रेम नेगेटिव जीवाणुओं पर ही अपना प्रभाव डालते हैं, उन्हें संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहते हैं। और उदाहरण देखिए पेनिसिलिन जी। क्लियर है। आगे देखिए, दूसरा देखिए सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। वे प्रतिजीवाणु या जीवाणुनाशी जो केवल एक जीव अथवा एक रोग पर ही प्रभावी होते हैं, उन्हें सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहते हैं। और तीसरा देखिए विस्तृत या वृहद स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। तो देखिए वे प्रतिजीवाणु जो ग्रेम पॉजिटिव तथा ग्रेम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विस्तृत परास को नष्ट करते हैं या उनका निरोध करते हैं, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब उदाहरण देखिए एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, वैंकोमाइसिन, ऑफ्लोक्सोसिन तथा क्लोरेम्फेनिकोल। देखिए बच्चों, इनमें से एम्पिसिलिन तथा एमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन के संश्लिष्ट रूपांतर है। क्लोरेम्फेनिकोल जठरांत्र क्षेत्र में आसानी से अवशोषित हो जाता है तथा इसे मुख द्वारा दिया जा सकता है। क्लियर है। चलें आगे। चलिए अब देखिए, यह टाइफाइड, पेचिस, निमोनिया, मूत्र संक्रमण तथा मस्तिष्क ज्वर यानी मेनिंजाइटिस इत्यादि रोगों में लाभप्रद होता है। प्रतिजीवाणु डिसिडेजिरिन, देखिए ध्यान दीजिए, प्रतिजीवाणु डिसिडेजिरिन कैंसर कोशिकाओं के कुछ प्रभेदों के प्रति विषाक्त माना जाता है। और देखिए अब संरचना देखिए, यह संरचना है क्लोरेम्फेनिकोल की। देखिए तो देखिए बच्चों, ये क्लोरेम्फेनिकोल की क्या है, संरचना सूत्र है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब दूसरा देखिए पूतिरोधी तथा विसंक्रामी। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे पूतिरोधी तथा विसंक्रामी के बारे में, जिन्हें रोगाणुनाशी भी कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले पूतिरोधी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पूतिरोधी वह रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीवियों को मार देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। ठीक है। पूतिरोधियों को सजीव ऊतकों जैसे घाव, चोट तथा अल्सर पर लगाया जा सकता है। उदाहरण देखिए फ्यूरासीन और सोफ्रामाइसिन, डेटोल, बाइथायोनोल, आयोडोफोम, बोरिक अम्ल तथा आयोडीन इत्यादि। ठीक है, तो ये क्या हो गए, उदाहरण पूतिरोधियों के। ठीक है बच्चों, आगे देखिए डेटोल, क्लोरोजाइलिनोल,
टर्पिनियोल तथा परिशुद्ध अल्कोहल का मिश्रण होता है। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि डेटॉल किस किस का मिश्रण होता है। तो देखिए समझिए यहाँ पे कि जो डेटॉल होता है वो क्लोरोजाइलिनोल और टर्पिनियोल तथा परिशुद्ध अल्कोहल का मिश्रण होता है। और देखिए संरचना देखिए, क्लोरोजाइलिनोल की संरचना और यह है टर्पिनियोल की संरचना। तो इन दोनों की क्या हो गई, संरचना हो गई। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए बाईथायोनोल यानी जिसे बाईथायोनेल भी कहते हैं, इसको साबुन में पूतिरोधी गुण उत्पन्न करने के लिए मिलाया जाता है। तो देखिए जो संरचना देखिए, बाईथायोनोल की संरचना देखिए, ये हो गई हमारी बाईथायोनोल की संरचना हो गई। ठीक है, बाईथायोनोल। आगे देखिए आयोडोफोम यानी CH3 को घावों पर पूतिरोधी के रूप में प्रयोग करते हैं क्योंकि यह विघटित होकर आयोडीन देता है। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए बोरिक अम्ल H3BO3 का तनु जलीय विलयन आंखों के लिए दुर्बल पूतिरोधी होता है। आयोडीन एक प्रबल पूतिरोधी है तथा इसके अल्कोहल जल मिश्रण में 2 से 3% विलयन को आयोडीन का टिंचर कहते हैं। इसे घाव पर लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अनेक कार्बनिक रंजकों में बैक्टीरिया कोशिका के केंद्रक में उपस्थित क्रोमेटिन से जुड़कर उसे निष्क्रिय कर देने की क्षमता होती है, जिससे बैक्टीरिया निष्प्रभावी हो जाते हैं। देखिए बच्चों क्या होता है कि अनेक प्रभावी रंजक ऐसे होते हैं जिनमें बैक्टीरिया कोशिका के केंद्रक में उपस्थित क्रोमेटिन से जुड़कर उसे निष्क्रिय करने की क्या पाई जाती है, क्षमता, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया निष्प्रभावी हो जाते हैं। उदाहरण देखिए मैथिलीन ब्लू, मर्क्यूरोक्रोम तथा जेंशियन वॉयलेट। आगे देखिए पूतिरोधियों को टूथपेस्ट, माउथ वॉश, फेस पाउडर तथा साबुन को दुर्गंध रहित करने के लिए भी मिलाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए रोगाणुनाशी। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने पूतिरोधियों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे रोगाणुनाशी के बारे में, जिसे विसंक्रामी भी कहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, रोगाणुनाशी वे रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करते हैं, परंतु जैव ऊतकों पर इनका उपयोग सुरक्षित नहीं होता है। देखिए समझिए भाई, रोगाणुनाशी ऐसे रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को तो नष्ट करते हैं लेकिन जैव ऊतकों पर इनका उपयोग सुरक्षित नहीं होता है। अतः इन्हें निर्जीव वस्तुओं जैसे फर्श, नालियों तथा यंत्रों इत्यादि को रोगाणु मुक्त करने के काम में लिया जाता है। उदाहरण देखिए क्लोरीन का 0.2 से 0.4 ppm। ppm का मतलब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन का 0.2 से 0.4 ppm सांद्रता का जलीय विलयन रोगाणुनाशी होता है। ठीक है, आगे देखिए अत्यधिक कम सांद्रता पर सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 भी रोगाणुनाशी के रूप में कार्य करती है। तो देखिए बच्चों होता क्या है कि अत्यधिक कम सांद्रता पर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये भी रोगाणुनाशी के रूप में कार्य करती है। कभी कभी एक ही पदार्थ को जो मुख्यतः रोगाणुनाशी होता है उसकी सांद्रता कम करके उसे पूतिरोधी के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे देखिए फिनोल का 1% विलयन रोगाणुनाशी होता है, जबकि इसके 0.2% विलयन को पूतिरोधी के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। क्लियर है? तो देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए जो समझिए ये पूतिरोधी और रोगाणुनाशी के बीच में आपको अंतर बताया गया है कि पूतिरोधी और रोगाणुनाशी के बीच में क्या अंतर होता है। तो देखिए हम एक एक अंतर को लेके चलेंगे। देखिए समझिए बच्चों, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है इनके अंतर के बारे में। तो देखिए पूतिरोधी में देखिए पहला देखिए ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। रोगाणुनाशी में देखिए ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए इनको जीवित ऊतकों पर प्रयुक्त किया जाता है। रोगाणुनाशी में देखिए इन्हें निर्जीव वस्तुओं पर प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर है? ऐसे पूतिरोधी में देखिए तीसरा पॉइंट, इन्हें कम मात्रा में प्रयुक्त करते हैं तथा इनका प्रभाव धीमा होता है। रोगाणुनाशी देखिए इन्हें अधिक मात्रा में प्रयुक्त करते हैं तथा इनका प्रभाव तीव्र होता है।
क्लियर है। और अब देखिए प्रतिरोधी में देखिए लास्ट पॉइंट, ये दीर्घ काल तक प्रभावी रहते हैं। और देखिए रोगाणुनाशी में देखिए ये अल्प समय तक ही प्रभावी रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्रतिरोधी और रोगाणुनाशी में अंतर। ठीक है, आगे देखिए। अब पांचवा देखिए प्रति-जनन क्षमता औसत। तो देखिए बच्चों, अब जो लास्ट औसत वर्ग है प्रति-जनन क्षमता औसत, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, वे औसत जो जीव की जनन क्षमता में कमी करते हैं उन्हें प्रति-जनन क्षमता औसत कहते हैं। जनन नियंत्रण गोलियों में संश्लिष्ट एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है और ये दोनों ही हार्मोन होते हैं। क्लियर है, आगे देखिए। प्रोजेस्टेरोन अंडोत्सर्ग को निरोधित करता है। संश्लेषित प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न प्राकृतिक प्रोजेस्टेरोन की तुलना में अधिक प्रभावशाली होते हैं। नॉरएथिंड्रोन एक संश्लिष्ट प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न है जिसे मुख्य रूप से जनन नियंत्रण गोलियों में प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर है, आगे देखिए। देखिए बच्चों, संरचना को देखिए। देखिए बच्चों, ये संरचना हो गई नॉरएथिंड्रोन की और ये संरचना हो गई एथाइनिल एस्ट्राडाइओल की। क्लियर है, तो इन दोनों के क्या हो गए संरचना सूत्र। आगे देखिए। अब देखिए एथाइनिल एस्ट्राडाइओल जिसे नोवेस्ट्रोल भी कहते हैं, एक एस्ट्रोजन व्युत्पन्न है जिसे प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न के साथ जनन नियंत्रण गोलियों में प्रयुक्त किया जाता है। वे यौगिक जो गर्भधारण में रुकावट डालते हैं उन्हें गर्भ निरोधक पदार्थ कहते हैं तथा वे रसायन जिनसे संतानोत्पत्ति की क्षमता नष्ट हो जाती है उन्हें रसोबंधक कहा जाता है। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि ऐसे यौगिक जो गर्भधारण में रुकावट डालते हैं उन्हें गर्भ निरोधक पदार्थ कहा जाता है और ऐसे रसायन जिनसे संतान उत्पत्ति की क्षमता नष्ट हो जाती है उन्हें रसोबंधक कहा जाता है। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और देखिए बच्चों, ये आज के पढ़े हुए टॉपिक भी आपको समझ में आए होंगे। तो देखिए आज हम लोगों ने 5 प्रकार के औषध वर्गों का अध्ययन किया, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और अब आगे आने वाले वीडियो में हम भोजन में रसायन और शोधन अभिकर्मक के बारे में अध्ययन करेंगे।